नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने कल शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया था कि आपको ये जो एमपीएसआई 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें जो जीएस का सबसे अधिक मात्रा में इस बार पार्ट किया गया है, तो उसको एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किन टॉपिकों को छोड़ने हैं। देखिए, 7 साल बाद एमपीएसआई आने वाली है, तो इस बार बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस पे नज़र रखनी है कि सिलेबस से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिलेबस के से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो गलती ना हो। देखो, सबसे पहले देखिए, 2 प्रकार के पद आते हैं इसमें। एक तो होता है तकनीकी पद और एक होता है गैर तकनीकी पद, जिसके लिए सभी लोग तैयारी लगभग इसके लिए करते हैं। उसमें से सबसे जो अधिक नंबर रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सूबेदार मिलता है। उसके बाद उप निरीक्षक, जो एसआई अपन बोलते हैं, उसके अंतर्गत 3 शाखाएं हैं। एक है विशेष सशस्त्र बल, दूसरी है जिला कार्यपालिक बल, मतलब जो थाने के एसआई, तो ये जिला कार्य, और फिर विशेष शाखा वाला एसटीएफ वाला हो गया, अदर हो गए तो ये विशेष शाखा वाला। ठीक है। तकनीकी में रेडियो वाला ऐसा ही रहता है, आयुध का, फोटो, परीक्षा, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, ये सब प्रकार के एसआई, ये सब एसआई की ही पोस्टें हैं। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतजार रहता है वो ये वाली एसआई है, जिला कार्यपालिक बल। ठीक है। तो ये सब 250 पोस्टें, इसकी टोटल मिलाकर के 500 के समथिंग कुछ पोस्टें आने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में और क्या क्या है। देखो, आवेदन के लिए है सूबेदार क्या होता है, ये उपनिरीक्षक क्या होता है, ठीक है, विशेष शाखा, ये लगभग सब लोग जानते हैं। अब इसके सिलेबस पे चलते हैं कि सिलेबस इसका क्या कह रहा है। तो सिलेबस की यदि बात करें तो देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग जो है, तो जो प्रथम चरण है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। 100 कुल टोटल 100 अंक का होना है पहला पेपर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यह चरण सिर्फ वही जैसे एमपीपीएससी का रहता है, तो वो केवल स्क्रीनिंग के लिए है, मतलब यही टप हो जाएगा। इसी में ही अपन को अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका मेंस देने को मिलेगा। दूसरा, मुख्य परीक्षा कितने अंकों की होनी है, ये देख लीजिए, 600 अंक की मुख्य परीक्षा होनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, 600 अंक की मुख्य परीक्षा होनी है। तो यहाँ नंबर लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, और ये दोनों टप पढ़ने, और ये नंबर जो 100 नंबर आएंगे ये आएंगे एंट्री करने के लिए कि आप मेंस दे सकते हैं। फिजिकल उतना ज़्यादा नहीं है, वो तो आसानी से हो जाएगा। इंटरव्यू भी कम नंबर का है। धीरे धीरे अपन ये पूरा एक एक करके समझते चलते हैं। तीसरा चरण क्या है इसका, साक्षात्कार। कितने अंक का है ये, 50 नंबर का ये है। तो देखिए, 100 नंबर का प्रारंभिक हो गया, 600 का मेंस हो गया, और 50 का हो गया आपका साक्षात्कार। तो 750 नंबर का टोटल यहाँ पर पेपर होने वाला है, तब जाकर के एमपीएसआई में सिलेक्शन होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं। मुख्य परीक्षा 600 हो गई, शारीरिक परीक्षा 100 अंक, 50 अंक ये, ठीक है। तो ऐसे 700 टोटल जो है, तो कुल टोटल जो है 750 अंक का, तो यही अंतिम चयन में शामिल हो जाएगा। 100 नंबर का तो शारीरिक परीक्षा भी है, तो 750 जो है, तो यहाँ प्री से यदि ले लिया जाए, प्री के बाद से, तो ही 750 हो रहे हैं। ठीक है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस में है क्या। यदि अपन सिलेबस की बात करें इसके, तो इसके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्री की देख लेते हैं। तो हिंदी भाषी बोध, ये इजी रहेगा। ये जो है तो आपके सिलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन सिलेक्शन के जो आसानी से नंबर हैं 50 से 60 नंबर, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी के बाद विश्लेषणात्मक क्षमता, ये एक हिसाब से ये समझ लीजिए रीजनिंग ही है। ये इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये एक नया जुड़ा हुआ है यहाँ पर, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, ये भी ईजी है। तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। देखिए, इसमें से अपन को क्या करना है कि हिंदी को अच्छे से तैयार करना है ताकि अपन कंपटीशन में बने रहें। अंग्रेजी तैयार करनी है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनको अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अच्छा कर लें, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वेटेज जो है तो उन्होंने किस में रख दिया है, मेंस में रख दिया है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं, जब तक इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, क्योंकि ये मेंस में भी है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और ये तर्क शक्ति, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, ये क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अंग्रेजी भाषी बोध, हिंदी भाषी बोध, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपन देख लेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उनके। और डेली का जो करंट अफेयर्स का मैं आपको वीडियो बनाता चला जा रहा हूँ इसी चैनल में, उसको डेली देख करके केवल एक एक करंट अफेयर्स लिखते चले चलना है। बाद में आपको कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा, केवल रिवाइज करेंगे। 10 पेज टोटल बनेंगे और इनको रिवाइज करोगे,
इसी से जो है तो यदि 10 नंबर का मान लो करंट अफेयर्स आता है तो उसमें से 6 से 7 नंबर आपके आसानी से मिल जाएंगे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना स्पीडी लगाने की जरूरत पड़ेगी। बस डेली का एक वीडियो आपको करंट अफेयर्स का देखना है। तो ये आपका मुख्य रूप से क्या है, प्री में है। तो प्री जो है ये इसका प्री जो है पूरी की पूरी तरह मेंस से रिलेटेड है। अब मुख्य रूप से देखते हैं मेंस, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो ये जो सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट जो मेंस में हैं, उनकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मेंस में क्या क्या है। यदि इसके मेंस की बात करें तो इसके मेंस में मुख्य रूप से ये जो सब्जेक्ट हैं, मेंस के सब्जेक्ट जो हैं, मुख्य परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें इसी में मुख्य परीक्षा में ही नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब इसका पाठ्यक्रम सीधा देख लेते हैं, बकाया आप इसको देख लीजिएगा कितने अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, ये सब है। 2 घंटे प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा, लेकिन मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से देखना है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले 300 अंक लीजिए। जो 600 अंक में से 300 अंक का सीधे सीधे ये एक भाग रख दिया, का भाग रख दिया, उसमें से 300 अंक हो गया। तो सबसे पहले है इतिहास और भारतीय समाज, दोनों का मतलब इसमें ये समझ लीजिए कि इतिहास रख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इतिहास आप समझते हो 3 पार्ट है इसके। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, साथ में समाज शास्त्र भी रख दिया। और समाज शास्त्र आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे समाज शास्त्रियों के नाम हैं कि वो कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से आएगी। ठीक है, तो देखिए इतिहास और समाज शास्त्र की इसमें बात की गई है। तो चलिए फिर भी देखते हैं कौन कौन सी। भारतीय इतिहास में क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सबसे अच्छी बात है कि जैसे इसने हड़प्पा सभ्यता यहाँ लिख दी, अब वैदिक सभ्यता नहीं है, तो अपन को यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता ही अच्छे से देखना है। मौर्य साम्राज्य अच्छे से पढ़ना, मतलब इनके पूरे राजाओं के नाम अच्छे से याद रखना है, किस वंश ने किसकी स्थापना की। वो छोटा सा वंश कोई ना कोई कालाशोक या किसी न किसी पर्टिकुलर नाम से उठाएगा, तो यहाँ पर साम्राज्य के ये वंश याद करने हैं। गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, सब एक एक करके इन्होंने जितना भी ये यहाँ पर लिख दिया है। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्री द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, जैसे ह्वेनसांग हो गया, फाहियान हो गया, तो इन सब ने क्या क्या अपनी किताबें लिखी, कौन कौन सी विवरण दिए। ठीक है, तो इनकी सबकी जानकारी जो है, तो ये लिखा इतना सारा है, लेकिन इसमें अपन को केवल ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। ये आसानी से 10-12 हैं टोटल। कुछ विजयनगर साम्राज्य में आए हैं, कुछ अपने जो पहले आए हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद, मौर्य साम्राज्य के समय पे। ठीक है, इनके बाद जो आए हैं, तो इन कुछ कुल मिलाकर के 20 से 25 जो ये यात्री हैं, इनको एक ट्रक के माध्यम से एक वीडियो बनाएंगे, उनके माध्यम से इनको याद कर लेंगे। तो ये जो पूरी लाइन है या ये वाला जो पूरा टॉपिक है यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ये भक्ति सूफी परंपरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नयनार, ये क्वेश्चन MPSC के प्री में आया था। ठीक है, तो ये यहाँ से भक्ति सूफी परंपराएं या भक्ति आंदोलन की प्रेरणा, ये यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे अपन। विजयनगर साम्राज्य, हमेशा से हरिहर बुक्का यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। मुगल साम्राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और ये भारत में उपनिवेशवाद कैसे, इन्होंने कहाँ कहाँ पर हमला किया, किस तरीके से इन्होंने उपनिवेशवादी जो गतिविधियाँ थी कैसे चलाई, तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर। 1857 का विद्रोह, मैंने पिछले जो MPPSC के प्री का वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि 1857 का विद्रोह देख करके तुरंत खुश नहीं हो जाना कि यार यहाँ से तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं पूछेगा कि झांसी से किसने युद्ध किया था या यूरोज था। अब यहाँ से ये पूछेगा कि झलकारी बाई कौन है और उसकी अंगरक्षिका कौन है, साथ में कोई और तात्या टोपी या उनके सहयोगियों के नाम भी पूछ सकता है। तो 1857 का विद्रोह हमेशा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत डीपली क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस विद्रोह को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी से तो एक क्वेश्चन आएगा। उनके जो है तो कुल मिलाकर के 30 से 35 पॉइंट बनते हैं महात्मा गांधी जी के इंपॉर्टेंट, पूरे सत्याग्रह और उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया, तो उसके 30-35 पॉइंट बनते हैं महात्मा गांधी जी के, तो वहाँ से क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन की एक पूरी लिस्ट ही है, लूसेट पे आपने पीछे देख ही चुके होंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान के निर्माण में क्या अपन को डेटा याद रखनी है, समितियाँ याद रखनी है, ये संविधान का निर्माण। तो इस तरीके से अपन ये जो पहला पॉइंट है भारतीय इतिहास का,
पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, ना तो इसको प्राचीन इतिहास के उससे पढ़ेंगे, ना इसको मध्यकालीन इतिहास के उससे पढ़ेंगे, ना इसको आधुनिक इतिहास को उससे पढ़ेंगे। अपन सीधा इस टॉपिक को उठाएंगे और इसी टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर टॉपिक से अपन ने यदि 50 क्वेश्चन ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, तो ये पूरी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो गया अपना भारतीय इतिहास का पूरा, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। पूरा सिलेबस एक एक करके समझना है, तभी जो है तो आगे ये एसआई में कि ये जीएस के जितना इतना बड़ा भाग है तो ये क्लियर हो पाएगा। चलिए अब क्या है, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। देखो यहाँ समेकन लिख दिया, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधा पता है कि पुनर्गठन पढ़ना है और जितनी रियासतें हैं उनको रियासतों को कैसे इकट्ठा किया गया, वही समेकन है इसका। तो केवल इसमें रियासतों की जानकारी लिखनी है कि उसमें से कौन सी जो रियासत थी वो शामिल नहीं हुई, 3 रियासतें हैं आपको पता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, 8 से 10 पॉइंट इसके बनेंगे। तो ये रियासतें जो है तो ये वाली लाइन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। देखो विविधता में एकता आपने पढ़ा है, तो भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं और भारत में कैसी कैसी विविधताएं हैं, कौन कौन से धर्म हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, थोड़ा इनसे संबंधित ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेकिन 7-8 इसकी जो परिभाषाएं हैं उनसे भी 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन चीज़ों को अच्छे से देखना है। अगला जो यूजुअल टॉपिक है, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इसमें क्या है कि जो एक सिंपल सी जनजातियाँ हैं उतनी ही पढ़नी है, क्योंकि जनजातियों से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन यदि उसको ऐसा पूछना होगा कि ना बने आपसे, तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जनजातियों से इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी परंपराएं पूछी जा सकती है कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन हाँ जितना इंपॉर्टेंट है, जितनी अपनी हैं 8-10 जनजातियाँ, उनके बारे में सिंपल सा पढ़ना है। अगला देखिए, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका। ठीक है, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। महिला और महिला संगठन की भूमिका, देखो यहाँ क्वेश्चन तो आएंगे ही, पढ़ना तो है ही, क्योंकि एक एक नंबर के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके हो पाएगा। तो महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जैसे एसएचजी आपने पढ़ा है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह पढ़ी है, तो थोड़ा सा ये वहीं से टच कर रहा है, तो वहाँ से जो संगठन की भूमिकाएं हैं, कौन कौन से एनजीओ हैं, कहाँ कहाँ महिला संगठन काम कर रहे हैं, लघु उद्योगों में किस तरीके से संगठन का महत्व है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ से देखना पड़ेगा। जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, महिलाओं से संबंधित जनसंख्या कितनी है और इनके महिलाओं के मुद्दे कौन कौन से, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि जो एक बुकर पुरस्कार मिला, तो बुकर पुरस्कार एक महिलाओं की ही समस्याओं से जो 12 कहानियाँ थी उन्हीं के अनुसार दिया गया बुकर पुरस्कार। तो उन्हीं जो मुद्दे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो देखने पड़ेंगे। गरीबी से 2-3 क्वेश्चन है कि भारत में कितने % गरीबी है और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा यहाँ से, ठीक है, ये गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन। शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। देखिए यहाँ से क्या है कि शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके उपचार आप सब लोगों को आता है, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन जो बनाएगा वो डिस्क्रिप्टिव बनाएगा, तो इनकी थोड़ी सी कहानियाँ बस पढ़नी है कि शहरीकरण में कि किस तरीके से जल भराव की समस्या है, किस तरीके से बीमारियों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, तो इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, भारतीय समाज का वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब देखिए पश्चिमी सभ्यता, बस यहीं से कुछ इसका डिटेल पढ़ना है, और जो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये थिंक वाला, मतलब एक सोच करके ही इसके आंसर देने वाला ये टॉपिक है, तो इसको यहाँ से देख लें। अब इसमें करेंगे क्या अपन, जब इसका पूरी तरीके से इनको पढ़ेंगे तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको रटना है। जैसे पहले आपने देखे कि इतिहास के कुछ टॉपिक है जिनको रटना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक है जिनको समझना है, तो उन टॉपिकों को समझ लेंगे, और कौन टॉपिक है जिनको सिंपल सा पढ़ना है और बकाया छोड़ देना। जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, बकाया छोड़ देना है। तो ये यहाँ से आपका इतिहास का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्या है इसमें, संविधान, शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। ये भी लगभग सबको आएगा कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार इसका विकास, इसकी विशेषताएं, इसके संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना से क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 जो केस हैं उन केस में 1973 का केस आपको याद होगा, केशवानंद भारती केस, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बुनियादी संरचना का लगभग बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो वहीं से है, और इसकी संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से संशोधन हुए, ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान में कौन कौन से, और इसका ऐतिहासिक आधार मतलब संविधान को बनाया कैसे गया। तो ये जो है तो पहला यहाँ से ले लेना है।
अगला पॉइंट क्या है, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। कुछ नहीं है इसमें, क्या है जो राज्यों की भूमिका संघ के प्रति है उन्हीं उसके बारे में अपन को देखना है कि संघ राज्यों की भूमिका संघ के प्रति कौन कौन सी है और कौन कौन से इसमें मुख्य रूप से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका क्या काम है, नीति आयोग है उसका क्या काम है, थोड़ा यहाँ से ही इसको रिलेटेड करके पढ़ेंगे और इसके मुद्दे समझेंगे कि किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि एक राज्य का दूसरे राज्य पर नदी जल विवाद चलता है, साथ में परियोजनाएं रहती हैं, तो उनसे संबंधित कौन से मुद्दे हैं, कौन से केस चलाए गए हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे क्या है, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, वित्त का हस्तांतरण। आपने हमेशा सुना होगा कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, मतलब अदर पार्टियों की, तो थोड़ा सा इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं कि उनको पैसा देना पड़ता है, जो टैक्स वाले हैं, ठीक है, उनसे संबंधित ये थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ उस साइड चला जाता है, तो वित्त का हस्तांतरण वही है। ठीक है, उसमें चुनौतियाँ कौन सी आ रही हैं, तो मतलब किस तरीके से सरकारों को पैसा नहीं मिल रहा या केंद्र को पैसा नहीं मिल रहा, तो इनसे संबंधित जो 4-6 आर्टिकल हैं उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जो बेसिक संविधान आप लोगों ने पढ़ा है वो केवल एक लाइन पे ही पूरा कंप्लीट कर दिया उन्होंने। आर्टिकल जो लूसेंट का है वो केवल एक लाइन में उन्होंने फ्री कर दिया। जो सेकंड लाइनें हैं ना, ये लाइनें भी संविधान से, लेकिन ये थोड़ा सा डीपली चली गई हैं, तो इनको और अच्छी तरीके से देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसका क्या बन रहा है। तीसरा पॉइंट यदि देखा जाए तो विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, ये देखिए जो मैंने पहले बताया ये उसी से रिलेटेड है कि शक्तियों का पृथक्करण, मतलब केंद्र राज्य के बीच क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, न्यायालय की शक्तियां, जो अभी वर्तमान में चर्चा में भी है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा बहुत आर्टिकल 148, 140, तो ये 142, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही वर्तमान में चल रहा है। विवाद निवारण तंत्र, कौन कौन से तंत्र बने हैं, कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं कि जिसका केंद्र और राज्य के यदि कुछ विवाद होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, न्यायालय में कहाँ कैसे जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ों की जानकारी इसमें अपन को पढ़नी पड़ेगी। अगला पॉइंट देखिए, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, कार्य का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार और इन उद्भूत होने वाले मुद्दे। अब ये क्या है, संसद और राज्य की विधायिका की क्या स्ट्रक्चर है, जैसे मध्य प्रदेश की संसद का क्या स्ट्रक्चर है, केंद्र की संसद का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो इनसे संबंधित कैसे संचालन किया जाता है, तो ऐसे मुद्दे जो है तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो समझ रहे हो कि पूरा संविधान का जितना भी है UPSC IAS ये जो पेपर यहाँ पर लिखे हुए जितना भी ये सब कुछ पूछा है, तो बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अब इनमें भी अपन सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपन को केवल पढ़नी है। तो जब ये इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको तो संरचना, केवल संरचना पढ़ेंगे, इसके कामकाज, केवल कामकाज पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे और उसका संचालन, इस तरीके से इनको ध्यान देना है। और अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है अपना वो है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग। अब देखिए पहले मंत्रालय और विभाग नहीं पढ़ना पड़ते थे, अब पूरे जो मंत्रालय और विभाग है वो पढ़ने पड़ेंगे। दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका क्या है। तो कुल मिलाकर के समझ रहे हैं यहाँ पर आप, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, न्यायपालिका की संरचना, वो संरचना न्यायपालिका बने कैसे, वो कामकाज कैसे करती है, मंत्रालय क्या क्या काम करते हैं, उन मंत्रालय से कौन कौन सी योजना चलाई गई है। तो कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। ये भी बहुत, ये आसान नहीं है, इसको बहुत अच्छे से आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी दे दिया है उन्होंने। अगला है केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा योजनाएं वाला, और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय कौन कौन से, इनकी जानकारी। गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, तो अपन ने प्री में देख लिया है, गरीबी और भूख से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या क्या अभी होना चाहिए, तो उनकी जानकारी है। तो ये इस तरीके से जब ये पूरा पढ़ेंगे अपन तब जा कर के कहीं ये क्लियर हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब तक पेपर नहीं है तब तक इसको कंप्लीट एक बार अच्छे से करना चाहिए। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये खंड भाग का के अंतर्गत ही है। प्रश्न पत्र 2 300 अंक का है। करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और क्या है ये अपना पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। तो अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए कि डेली का एक वीडियो आपको देखना है और करंट अफेयर्स ही आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ करंट अफेयर्स के लिए जो बोला कि डेली करंट अफेयर्स अपन को, जो मैं ये चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, उन वीडियो के लिए आप डेली देखते जाएंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक ही बार में करंट अफेयर्स पढ़ने में ना तो ये याद होता ना कुछ, इसलिए डेली आप जो है तो करंट अफेयर्स इसी वीडियो अपने चैनल पर देखते चलिए और आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। अब देखिए यहाँ क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विकास, उसके अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो मतलब ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र वाला है, तो आपको इन चीज़ों को, एक ये अलग टॉपिक है, इसको आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि जो पेपर में आते हैं या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो पर्टिकुलर किताब है और उसको किस तरीके से उनके प्रयोग हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, उसकी जानकारी इसमें ली जाएगी। अब अगला देखिए क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। अच्छा, जो ये है सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये केवल एक शब्द लिख दिया, बकाया इसकी MPPSC की प्री में सूचना प्रौद्योगिकी का पूरी की पूरी एक बुक आती है, ठीक है, उसमें सब ये रहता है कि रोबोटिक्स क्या है, ये क्या है, पूरी जानकारी इसी में रहती है। अंतरिक्ष की कुछ उपलब्धियाँ, ठीक है, कौन कौन से अंतरिक्ष में कौन कौन से जो आपके भेजे गए हैं उपग्रह, उनकी जानकारियाँ, अभी लेटेस्ट में कौन सा भेजा गया उनकी जानकारियाँ, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, रोबोटिक्स ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये मध्य प्रदेश की भी पढ़ने पड़ेंगे और भारत की भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार हैं और किस तरीके से इनका, जो आपने MPPSC के मेंस में पढ़ा होगा तो ये उससे रिलेटेड है और MP में भी है, ठीक है। इसके बाद संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, तो ये थोड़ा सा क्या है आपका पर्यावरण का पोर्शन आ गया, ये सिंपल सा है, तो इसकी जानकारी, इसको डिटेल में ही पढ़ना है और कुछ चीज़ें इसकी रहेगी याद करने लायक, उनको देखना है। अब देखिए यहाँ इकोनॉमी भी दे दी। इकोनॉमी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ये भी एक लाइन लिखी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना लिख दी तो जितनी इकोनॉमी से संबंधित योजनाएं पूरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, ये MPPSC के मेंस में है। अंतरिक्ष GIS, GPS, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। तो इन सब चीज़ों को, ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, उस यूनिट में तो उसको पूरा का पूरा ये पढ़ना पड़ेगा कि सुदूर संवेदन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अंतरिक्ष की GIS क्या होता है, GPS टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इनकी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एक पर्टिकुलर एक पॉइंट का वीडियो बना करके समझाऊंगा। ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि इसका डाटा बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलना है। अब चलिए आगे देखिए इसमें क्या क्या है, अगला पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ तक पूरा जो है थोड़ा सा और रह गया। यहाँ पर क्या है कि आंतरिक, ये परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा। अब ये एक लाइन आपको, ये कम से कम नहीं तो 50 से 100 पेज का है, ये परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा, लेकिन 50 से 100 पेज में 10 क्वेश्चन निकालना है केवल, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका क्या है, ये तो डिटेल का पढ़ने वाला है। विकास और उग्रवाद के बीच संबंध क्या है, जैसे ये नक्सलवाद से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में उत्पन्न करने वाली भूमिका, ठीक है। तो ये संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन, इसे रोकना, ये साइबर अपराध से संबंधित भी क्वेश्चन है, यहाँ से आएंगे। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध, तो इनको केवल डिटेल में पढ़ना है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको अब केवल किताबें इनके लिए पढ़नी पड़ेंगी और थोड़ा सा वीडियो, एक वीडियो इनकी बना दिए जाएंगे ताकि समझ डेवलप हो पाए कि संगठित अपराध क्या होते हैं और उनका आतंकवाद के बीच क्या संबंध होता है। वायु आंतरिक सुरक्षा के कौन से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे नक्सलवाद आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, जैसे पाकिस्तान से जो बॉर्डर पर युद्ध चलता है। तो इस तरीके से ये जो है तो मुद्दे
इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से युद्ध हुए, क्या हुए, तो थोड़ा सा यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है अगला, अब आया आपका भाग खा। तो भाग का ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आधे लोगों को वही बाहर कर देगा। इस कारण से भाग का को अभी से ही, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, उसको कंप्लीट करके ही रख लेना है। अब भाग खा में जो परंपरागत अपना जो मैथ है, आधार संख्या है, सांख्यिकी, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, सांख्यिकी, ये सब चीज़ें जो है तो अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ हानि, प्रतिशत छूट, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब जो है तो आपकी भाग खा के अंतर्गत है। अब शारीरिक दक्षता देख लेते हैं कौन कौन सी है। यदि आप शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो उसमें से क्या क्या है, उसमें से ये देख लीजिए किसे बुलाया जाएगा। ठीक है, कि द्वितीय चरण की मुख्य और तकनीकी परीक्षा में ये सभी के लिए अनिवार्य है, तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पदों के लिए। अंक 100 हैं। दक्षताएं 800 मीटर की दौड़ रहेगी, 40 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद रहेगी, 30 अंक मिलेंगे। गोला फेंक रहेगा, 30 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसमें फेल होने का नहीं है, लेकिन अंक का यदि आपने मेंस में अच्छे नंबर ले आए तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो काम बन जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता हेतु न्यूनतम अंक, इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, विवाद पर न्याय, ये सब साक्षात्कार 50 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इसका जो जीएस है वो बहुत टफ है और उसको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उसके पहले ही तैयार करना है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अब आप एक एक टॉपिक को लिए 1 जून से नया बैच अपना शुरू हो रहा है, MPSI मेंस कम प्री दोनों जीएस का। तो आप इसको ज्वाइन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।